नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोबारा से आपके हिस्ट्री के लेक्चर्स के अंदर। पिछले लेक्चर में अपन ने जैनिज्म और बुद्धिज्म को स्टडी करा था। अब अपन मगध एम्पायर के बारे में बात करेंगे। पहले मैंने आपको बता दिया था कि 600 BC के अंदर 16 महाजनपद निकल करके आए थे, और 16 महाजनपद में से सबसे ज़्यादा स्ट्रांग महाजनपद जो निकल करके आया था वो निकल करके आया था मगध जनपद। 16 क्या थे? महाजनपद। महाजनपद क्या हो गए? एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जिनके अपने क्या हैं? किंग्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मगध, अंग, कुरु, कौशल, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो 16 महाजनपद निकल करके आते हैं। टाइम पीरियड क्या चल रहा है? 600 BC का चल रहा है। इससे पहले क्या था? वैदिक काल चल रहा था। ठीक है, अब ये जो 16 महाजनपद हैं, इनमें सबसे पावरफुल किंगडम जो निकल करके आता है वो आता है मगध। ये वही मगध है जहां का जरासंध हुआ करता था, कृष्ण जी की स्टोरी में अपन पढ़ते हैं। ये वही मगध है जहां का अब आप चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ोगे, अशोका पढ़ोगे, बिंदुसार पढ़ोगे, पुष्यमित्र शुंगा पढ़ोगे, तो ये वही मगध है। सो कॉल्ड मगध यानी सो कॉल्ड बिहार। मगध यानी सो कॉल्ड मॉडर्न डे बिहार। अभी इतना पावरफुल बन कैसे गया? बाकी लोगों में से बनने के बहुत सारे कारण थे। सबसे पहली बात तो आज भी इस क्षेत्र के अंदर छोटा नागपुर पहाड़ है और वहां पे काफी मिनरल रिच माइंस हैं, तो तब भी मिनरल्स मिलते थे, आयरन ओर्स वगैरह मिलते थे। तलवारें बनाने के लिए, तीर धनुष कमान बनाने के लिए लोहे की तो आवश्यकता पड़ती है, तो लोहे की तो माइंस हैं यहाँ। ठीक है, एक तो ये रिसोर्सेज थे। दूसरा, एग्रीकल्चर में बहुत आगे। फर्टाइल लैंड थी, पूरी एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चर की कोई कमी नहीं है। जब एग्रीकल्चर की कमी नहीं है तो रेवेन्यू अपने आप में ज़्यादा है। अब जब रेवेन्यू ज़्यादा है तो सेना भी बहुत बड़ी हुआ करती थी। तीसरा, इस जगह पर हाथी बहुत हुआ करते थे। अब जब हाथी बहुत हुआ करते थे तो जब युद्ध हुआ करता था तो हाथी काल बन करके दुश्मन सेना पर टूटते थे। ठीक है ना, तो इसलिए मगध का जो एम्पायर था एक काफी बड़ा और पावरफुल एम्पायर बन के निकला था। तो आज अपन उसी मगध के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार इसको नोट करो। ठीक है, चलिए, तो अपन किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? मगध एम्पायर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मगध एम्पायर की जो स्टार्टिंग कैपिटल हुआ करती थी वो थी मॉडर्न डे जो राजगृह है, वो उसकी कैपिटल हुआ करती थी, जिसको गिरिराज बोला करते थे, गिरिराज बोला करते थे राजगिरी को। ठीक है, ये सबसे पहली कैपिटल हुआ करती थी जब भी मगध महाजनपद इमर्ज हो करके आया था। लेटर ऑन ये चेंज होती रहेगी। जैसे लेटर ऑन ये पाटलिपुत्र बन जाएगी कैपिटल। ये राजगृह पाटलिपुत्र नहीं बन जाएगा। जैसे राजगृह कैपिटल पहले था तो बाद में पाटलिपुत्र बन जाएगा। पाटलिपुत्र से फिर आगे और कैपिटल चेंज हो जाएगा। वो कैसे कैसे चेंज होंगे वो देखेंगे अपन आगे। ठीक है, तो मगध एम्पायर को स्टार्ट जो सबसे जहां से इतिहास देखने को मिलता है वो सबसे पहले थी हरियंका डायनेस्टी, जो कि 544 BC से 422 BC तक एग्जिस्ट करती थी। डायनेस्टी का मतलब होता है वंश, यानी कि कौन से वंश का राजघराना चल रहा है। तो हरियंका डायनेस्टी का राजघराने से अपन इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं। इसका जो फाउंडर था वो बिंबिसार था। यहां कंफ्यूज मत होइएगा, आगे जाकर के जब आप मौर्य डायनेस्टी पढ़ोगे तो आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा एक बनता है, वो होता है बिंदुसार। तो वो बिंदुसार है, ये बिंबिसार है। तो ये आपको एक कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, ये बिंबिसार है। सो बिंबिसार वाज द फाउंडर ऑफ द हरियंका डायनेस्टी, जिसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? राजगृह। यही राजगृह जो मैंने आपको पढ़ाया। अभी पाटलिपुत्र कैपिटल नहीं है। ठीक है, अभी कौन है? राजगृह कैपिटल है बिंबिसार की। ठीक है, बिंबिसार का बेटा होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु और बिंबिसार की बनती नहीं थी। अजातशत्रु बिंबिसार को मार देता है और खुद राजा बन जाता है, और राजा बनने के बाद बुद्ध धर्म को ज्वाइन कर लेता है। और फिर मैंने आपको जैसे बताया कि बुद्धिस्ट काउंसिल भी वो ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है, सो अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिंबिसार एंड ही बिकम द किंग, अजातशत्रु।
ठीक है, तो अजात शत्रु किसका राजा है? मगध का राजा है, हरियंका डायनेस्टी का है। आपसे पूछा ही जाएगा कि बिंबिसार अजात शत्रु कौन से वंश के हैं? हरियंका वंश के हैं। ठीक है, तो और एंड अजात शत्रु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर एंड बुद्धा। मैंने आपको बताया ना कि महावीर और बुद्ध के कंटेम्प्रेरी था अजात शत्रु। अजात शत्रु जिसका पिता बिंबिसार था, बिंबिसार हरियंका डायनेस्टी का फाउंडर था। बिंबिसार को अजात शत्रु मार करके राजा बन जाता है। ठीक है, और इनकी कैपिटल क्या थी? राजगृह, जिसको क्या कहते हैं, गिरिराज भी बोला जाता था। ठीक है, एक बार नोट करो। चलिए, अब अजात शत्रु की बात खत्म हो गई। अजात शत्रु के बाद अजात शत्रु का बेटा उदयन राजा बनता है। यह अजात शत्रु का क्या है? सन। अजात शत्रु का बेटा उदयन राजा बनता है और वो क्या करता है कि अपनी कैपिटल को पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लेता है। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र कैपिटल कब बनी? तो पाटलिपुत्र अजात शत्रु का बेटा जो उदयन था उसने कैपिटल शिफ्ट करी थी और पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया था मगध का उदयन ने। ठीक है, एक तो फैक्ट याद रखना। दूसरी चीज क्या कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो अजात शत्रु ने अपने पिताजी को मारा, अजात शत्रु को उसके बेटे ने मार दिया। तो अजात शत्रु was killed by his son उदयन and then उदयन became the king and he shifted his capital to पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आपको याद करने हैं। अब बात करेंगे शिशुवंगा वंश की। अब वंश चेंज हो गया, हरियंका वंश का अंत होने लग गया और शिशुवंगा वंश निकल करके आता है। शिशुवंगा वंश कैसे निकल करके आता है? शिशुवंगा वॉज अ कोर्टियर ऑफ द लास्ट हरियंका किंग और शिशुवंगा उसको मार देता है। मैंने कहा ना, जैसी करनी वैसी वर्णी, ये सब चलता रहेगा, एक दूसरे को मार के राजा बनते रहेंगे। ठीक है, तो हरियंका जो है वो शिशुवंगा नाम का आदमी जो कोर्टियर हुआ करता था इन लोगों का, हरियंकाओं का, वो लास्ट किंग को मार देता है और खुद राजा बन जाता है। इसलिए एक नया वंश निकल करके आता है, शिशुवंगा डायनेसिटी, जो कि 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक राज करता है। ठीक है, एडी और बीसी का अंतर मैंने आपको बता दिया था। तो तकरीबन यूँ मान लो कि आप 100 से भी ज़्यादा सालों तक इनका जो है राज चलता। 100 साल तो नहीं, करीबन 50-60 साल तो इनका राज चल रहा है। ठीक है, शिशुवंगा का बेटा बनता है काल अशोक। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो अपन ने एक जब बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी तो अजात शत्रु के बारे में पढ़ा था, एक बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो काल अशोक के बारे में पढ़ा था। तो ये वो काल अशोक है। अजात शत्रु जहां हरियंका डायनेस्टी का है, काल अशोक शिशुवंगा डायनेस्टी का। शिशुवंगा बेटा कौन है? काल अशोक है। ठीक है, ये देखो लिखा भी है, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट वैशाली अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ काल अशोक इन 383 बीसी। ये वो काल अशोक है जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, अशोक नहीं, काल अशोक। ठीक है, द लास्ट रूलर ऑफ शिशुवंगा डायनेस्टी वॉज नंदीवर्धन। तो ये शिशुवंगा हो गया, हरियंका पहले हो गया, एक बार नोट कर लो। आगे चलते हैं। अब काफी पावरफुल डायनेस्टी निकल करके आ रही है हरियंका शिशुवंगा के बाद। अब मगध पे जो राज होगा वो नंद वंश का होगा। किसका होगा? नंद वंश का होगा। तो नंद वंश जो है वो 344 बीसी से 321 बीसी तक एग्जिस्ट करता था मगध में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि महापद्म नंदा जो होता है वो नंदा डायनेस्टी का एक तरीके से आप कह लो कि पावरफुल एम्पायर को एस्टेब्लिश करने वाला महापद्म नंदा है। ये नंदा और ये नंदा, तो इससे याद रख लेना कि महापद्म नंदा जो है इसका क्या है? फाउंडर है। और आगे चल करके राजा बनता है धननंदा। ये इंपॉर्टेंट है। वाई धननंदा इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि धननंद वॉज द किंग जिसके समय अलेक्जेंडर भारत पर अटैक करता है। धननंद वॉज द किंग जिसको हरा करके और हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बनता है। धननंद वॉज द किंग जो अपन कथाओं में सुनते हैं कि चाणक्य जिसको चैलेंज दे करके गया था कि जब तक मैं मगध में एक ढंग का राज्य स्थापित नहीं कर देता हूं तब तक मैं अपनी जटा जो है शिखा है उसको वापस नहीं बांधूंगा। वो अपन सीरियल्स में भी देखते हैं। ठीक है, तो दैट इज द धननंद। ठीक है, उसका एंसेस्टर कौन था? महापद्म नंदा। और कहते हैं कि नंदा डायनेस्टी जो थी वो काफी पावरफुल थी। उस समय मगध एम्पायर के पास यूं मान लो कि भारतवर्ष का सबसे पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। मैंने कहा ना, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, मिनरल रिसोर्सेज मगध में ज़्यादा थे, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज मगध में ज़्यादा थे, हाथी घोड़े मगध में ज़्यादा थे। ठीक है, तो पानी की कोई कमी नहीं हुआ करती थी।
ट्रेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। तो मगध डायनेस्टी के पास काफ़ी ज़्यादा, नंदा डायनेस्टी के पास पावर थी। कहते हैं कि 2 लाख के आसपास तो सिपाही थे और 20,000 घोड़ों की सेना हुआ करती थी, 2,000 के आसपास रथ हुआ करते थे और 3,000 हाथी हुआ करते थे। इतनी बड़ी आर्मी उस समय किसी महाजनपद के पास, इनफैक्ट फॉरेन से जो इन्वेजन होते थे, अलेक्जेंडर के पास भी इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी। ठीक है, इसीलिए अलेक्जेंडर का कभी भी धननंद से डायरेक्ट मुकाबला नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि अगर डायरेक्ट मुकाबला हो जाता अलेक्जेंडर का मगध एम्पायर से तो प्रोबेबली अलेक्जेंडर हार जाता। और ये बात अलेक्जेंडर की आर्मी जानती थी, इसीलिए वो वहां तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही वापस चले गए थे अपने देश को। ठीक है, तो लास्ट रूलर कौन है नंदा डायनेस्टी का? धननंदा। इतनी सारी उसके पास क्या है, आर्मी है। लेकिन ये जो धननंदा था ना, कहते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा करप्ट हुआ करता था, यानी कि ये जनता को कुछ नहीं समझता था। जो राष्ट्र का धन हुआ करता था उसको भी वो प्रॉपर तरीके से यूज करा करता था और राष्ट्र का काफी शोषण करा करता था। उसके खिलाफ आवाजें उठने लग गई थी और आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? आचार्य विष्णुगुप्त। आचार्य विष्णुगुप्त, जिनको आप चाणक्य बोलते हो, वही चाणक्य जो कि धननंद के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करते हैं, और वही आचार्य चाणक्य जो अर्थशास्त्र लिखते हैं और कौटिल्य के नाम से फेमस होते हैं। ठीक है, इन्हीं की कोर्ट में, धननंद की कोर्ट में आकर के वो चैलेंज देके जाते हैं कि भाई तेरे को तो हटाऊंगा और कोई ढंग का राजा तेरी जगह बैठाऊंगा। ठीक है, अब धननंद के टाइम पे अलेक्जेंडर इन्वेजन करता है भारत में 326 बीसी में। ये टाइम था धननंद का, लेकिन धननंद उस वक्त था मगध में। ठीक है, तो यहां तक की कहानी पढ़ ली। अब क्योंकि अलेक्जेंडर के बारे में बात आई है तो पहले अलेक्जेंडर के बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, ठीक है, ये एक दी देन भारत का मैंने नक्शा बना दिया। ठीक है, अलेक्जेंडर, अच्छा ये पाकिस्तान और वो जो भी आपका है अफगानिस्तान वगैरह, ये भी उस समय भारतवर्ष का ही भाग हुआ करता था। ठीक है, मगध एम्पायर है यहाँ पे बिहार में, ये मगध है अपनी कैपिटल में। ठीक है, अलेक्जेंडर अटैक करता है यहां से, यहां पर भी क्या है, एक खाइबर पास आता है, खाइबर पास से निकलता है और यहां से एक नदी बहती है झेलम। ये ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था, झेलम नदी। ठीक है ना, तो ये अटैक करता है तो यहाँ के जो, अच्छा अलेक्जेंडर की आर्मी को काफी क्रूर माना जाता था। कहते हैं कि वो जो उनको रास्ते में मिलता था उनको मारते हुए पीटते हुए जाते थे, यानी गांव की गांव उजाड़ देते थे। तो अलेक्जेंडर का एक भय बैठा हुआ था इन सब लोगों में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के राजाओं में, ये नॉर्थ वेस्ट के जो राजा थे इनमें एक भय बैठा हुआ था कि यार इसके आगे तो सरेंडर ही कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक तो वॉर में काफ़ी ज़्यादा आगे थे ये लोग और काफ़ी क्रूअल भी थे। तो यहाँ के जो लोकल राजा हुआ करते थे, जैसे कि यहाँ का एक राजा हुआ करता था आम्बी ने तो सरेंडर ही कर दिया था अलेक्जेंडर के सामने और अपना राज्य बोले कि साहब आप तो मेरे को माफ़ करो, मैं तो आपका गवर्नर बन जाऊंगा, आप तो यहाँ से निकल जाओ चुपचाप और मुझे माफ़ कर दो। आम्बी ने तो सरेंडर कर दिया था। आम्बी ने सरेंडर कर दिया, फिर उसका नेक्स्ट जो लड़ाई होती है वो झेलम नदी पर होती है। झेलम नदी पर उस समय दीदेन इस एरिया को कंट्रोल कर रहा था पोरस। कौन कर रहा था? किंग पोरस लड़ता है अलेक्जेंडर से और कहते हैं कि इतनी बढ़िया बैटल लड़ता है कि एक समय लग रहा था कि अलेक्जेंडर हार जाएगा और जस्ट मैटर ऑफ द लक कह लो कि अलेक्जेंडर जीत जाता है, अदरवाइज पोरस जीतने वाला था। तो पोरस और अलेक्जेंडर की लड़ाई होती है जिसको अपन लोग बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडास्पास या
बैटल ऑफ खरी, खारी बोल देते हैं। तो बैटल ऑफ खारी या बैटल ऑफ हाइडेस्पास होती है 326 बीसी में अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, झेलम नदी के किनारे पे, झेलम नदी के किनारे पे। और इसमें कौन जीत जाता है? अलेक्जेंडर जीत जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई अलेक्जेंडर जो है भारत को उसने एक तरीके से जीत लिया था, लेकिन भारत को नहीं जीता था, उसने खाली इतने इलाके को जीता था। और इस बैटल के बारे में बड़ा फेमस कहा जाता है, ऐसी कथाओं में है, ऐसा रियलिटी तो कोई नहीं जानता, कि पोरस के वेलर को डिस्क्राइब करने के लिए कई कथाओं में बताया जाता है कि एक बार अलेक्जेंडर एक दूत बन के पोरस के दरबार में जाता है और बोलता है कि भाई आप सरेंडर कर दो, आप युद्ध मत करो, आप सरेंडर कर दो, क्योंकि आप सिकंदर जो है उसकी ताकत को आप जानते नहीं हो और रौंद के रख देंगे आपके एम्पायर को, आप सरेंडर कर दो, आप ऐसे ही हमारा जो है आधिपत्य स्वीकार कर लो। तो पोरस कोर्ट में बोलता है कि नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जाके अपने अलेक्जेंडर को बता देना। तो जो सिपाही बन के अलेक्जेंडर आया था वो ही सेड कि संभवतः आप जो है ये मुझसे कह पा रहे हैं क्योंकि मैं एक दूत हूं, अगर स्वयं सम्राट सिकंदर जो हैं विश्व विजेता सिकंदर आपके सामने होते तो आप कांप जाते और आप ये बात उनसे नहीं कह पाते। देन पोरस सेड कि मैं ये बात सिकंदर के सामने ही कह रहा हूं कि मैं उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं करूंगा। हालांकि ये कहानी है या उसमें कितनी रियलिटी है कह नहीं सकते हैं, बट दिस इज द इंसिडेंट्स रिलेटेड टू अलेक्जेंडर एंड पोरस। फिर उनमें लड़ाई होती है, बैटल ऑफ हाइडेस्पास, बैटल ऑफ खारी में 326 बीसी, ये डेट याद रखनी है आपको। एंड अलेक्जेंडर जीत जाता है। अब अलेक्जेंडर जब जीत जाता है, लेकिन अलेक्जेंडर की सेना को बड़ी हानि होती है क्योंकि पोरस काफी ताकत से लड़ाई करता है उनसे। जब अलेक्जेंडर की सेना देखती है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर एंटर करे, एंटर करते ही मुकाबला किससे हो रहा है? हाथियों से। हाथी नाम की चीज अलेक्जेंडर के आर्मी ने देखी ही नहीं थी, अलेक्जेंडर की आर्मी ने हाथी नाम की चीज देखी नहीं थी। तो वैसे ही डरे हुए थे अलेक्जेंडर के जो आर्मी वाले थे, तो उन्होंने बोल दिया, अलेक्जेंडर तो आगे आना चाहता था, यहां से मगध की तरफ जाना चाहता था। अलेक्जेंडर की आर्मी ने बोल दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे आगे, ये लड़ाई जीत ली बस बहुत है, इसके आगे नहीं जाएंगे। एक लड़ाई जीती है, छोटे मोटे हाथी यहां पर आए, उन्होंने ऐसी तैसी कर दी अपनी। मगध में तो इतनी सारी ताकत है, मैंने बताया ना आपको, 30,000 हाथी, 2 लाख सिपाही, 20,000 घुड़सवार, इतना पावरफुल एम्पायर। इनसे लड़ लिए तो अपन शायद वापस ही नहीं पहुंचेंगे, घर ही वापस नहीं पहुंचेंगे। ग्रीस से आए थे। कहां से आया था अलेक्जेंडर? ग्रीस से आया था, मैसिडोनिया से आया था। तो सेना ने मना कर दिया कि भाई हम आगे युद्ध नहीं जाएंगे। तो अलेक्जेंडर को क्या करना पड़ा? यहां से वापस लौटना पड़ा। अलेक्जेंडर यहां से वापस लौटता है, वापस लौट करके अपने घर नहीं पहुंच पाता जहां का वो राजा था, उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अलेक्जेंडर की कहानी थी, एक बार नोट करो। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समरी ऑफ द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। कहां से आता है वो बंदा? कौन से पास से? खैबर पास से। मैंने आपको बता दिया खैबर पास कहां पर है, ज्योग्राफी में पढ़ा भी दिया था आपको मैंने। ठीक है, आम्बी जो था, जो रूलर होता है तक्षशिला का, वो सबमिट कर देता है अलेक्जेंडर को कि भैया मैं तो आपसे युद्ध करना नहीं चाहता, मैं तो ऐसे ही हार मान लेता हूं। कौन? एम्बी। मगर झेलम नदी पे जो राज था पोरस का था और पोरस उसके साथ युद्ध करता है। पोरस युद्ध करता है और इस बैटल को जो नाम दिया जाता है वो क्या मैंने बोला? बैटल ऑफ हाइडेस्पास या बैटल ऑफ खाली या झेलम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है ना। अब अलेक्जेंडर का जो एडवांस होता है वो मना कर देती है उसकी आर्मी कि भाई हम आगे नहीं जाएंगे, और वो पीछे वापस लौट करके चले जाते हैं अलेक्जेंडर वाले। हालांकि ये भी कहानी है कि अलेक्जेंडर पोरस को दोबारा राजा बना, उसके वेलर को देख करके पोरस को अलेक्जेंडर दोबारा राजा नियुक्त कर देता है, बना देता है। कितनी सच्चाई है कह नहीं सकते। पर्शिया के अंदर जाकर के जो अलेक्जेंडर होता है मैसिडोनिया तक वापस तो पहुंच नहीं पाता, पर्शिया के अंदर ही पहुंचता है। तो अगले साल 323 बीसी के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। कहते हैं कि उसकी सेना ने उसको जहर दे दिया था, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है। अब अलेक्जेंडर की जब डेथ हो जाती है तो अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो था, जैसे कि राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, वहां तक तो जीत गया था क्योंकि पोरस को भी उसने हराया था। उसके आगे नहीं पहुंचा था, लेकिन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो जीत ही चुका था।
अब राजा लोग क्या करते थे, जब जीत करके अपने देश वापस जाते थे तो उस टेरिटरी को मैनेज करने के लिए गवर्नर अपॉइंट करके जाते थे। तो ये वाली जो टेरिटरी थी, ये वाली जो टेरिटरी जीत गया था वो नॉर्थ वेस्ट, इस टेरिटरी में वो अपना एक गवर्नर अपॉइंट करके जाता है और उस गवर्नर का नाम होता है सेल्यूकस निक्टर, गवर्नर ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है, तो अब यहां पे किसका राज चल रहा है? सेल्यूकस निक्टर का राज चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर वो आ गया। अब बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की। देखो, जब मैंने मौर्यन एम्पायर की बात कर रहा हूं तो देखो स्थिति को देखो, यहां पर कौन है? यहां पर है धननंद। ये यहां का राजा है, यह सेल्यूकस निक्टर है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से पहले तो धननंद को हटाता है, यानी मगध का राजा बनता है। क्या बन जाता है? मगध का राजा। फिर सेल्यूकस निक्टर को हराता है और इसको भी अपने कब्जे में ले लेता है और पूरी टेरिटरी का क्या करता है? राजा बन जाता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और वहां से स्टार्ट होता है मौर्य साम्राज्य का उद्गम। तो मौर्य एम्पायर, मौर्य की जो सेंट्रल कैपिटल है वो क्या है? पाटलिपुत्र, जिसको प्रेजेंट डे क्या बोलते हो आप? पटना। प्रेजेंट डे क्या है? ये पटना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फर्स्ट किंग, क्योंकि इसी ने एस्टेब्लिश करा था। ये चाणक्य का क्या था? शिष्य था, और चाणक्य ने इसको ट्रेन करा था। इसका राजकाज रहता है 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक। गुरु कौन है? चाणक्य, जिसका असली नाम क्या है? विष्णुगुप्त। इन्हीं को क्या बोलते हैं? कौटिल्य। इन्होंने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी कौटिल्य ने, जिनको विष्णुगुप्त या चाणक्य कहते थे। और चाणक्य भी इनका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इनके पिताजी का नाम आचार्य चणक था। आचार्य चणक के पुत्र चाणक्य। ठीक है, तो चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस निक्टर, इसको तो हरा दिया। ठीक है, और कब हराया था? 305 बीसी में, और उस एरिया को, नॉर्थ वेस्ट एरिया को जीत लेता है। सेल्यूकस निक्टर जब हार जाता है, जो ग्रीक आदमी था, वो क्या करता है? अपना एक एम्बेसडर, एक ग्रीक के तौर पे एक एम्बेसडर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजता है। उस जो एम्बेसडर था उसका नाम था मेगस्थीन्स। क्या नाम था? मेगस्थीन्स। और मेगस्थीन्स जो है वो एक किताब लिखता है जिसका नाम था इंडिका। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल आ भी सकता है कि हु रोट इंडिका। सो मेगस्थीन रोट इंडिका, और इंडिका में पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। वो यहां तक लिखता है इंडिका के अंदर मेगस्थीन्स कि उस समय एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नाम की संस्था भी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में चलती थी, जो कि पाटलिपुत्र का प्रशासन देखा करती थी, पाटलिपुत्र में नगर निगम जैसा कार्य करा करती थी। ठीक है, तो काफी क्या देखने को मिलता है इसमें? सोशल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स ऑफ पाटलिपुत्र, जो ये किताब लिखी है। ठीक है, इसलिए लाल में कर रखा है। अब चंद्रगुप्त अपने अंत में क्या करता है? जैनिज्म को फॉलो कर लेता है, जैन बन जाता है, जैन मॉन्क बन जाता है। किसके गाइडेंस में बन जाता है? भद्रबाहु के गाइडेंस में। भद्रबाहु के गाइडेंस में क्या बन जाता है? वो जैन मॉन्क बन जाता है। और भद्रबाहु उसको लेकर के साउथ इंडिया में चला जाता है। साउथ इंडिया में एक पहाड़ी जिसका नाम चंद्रगुप्त के नाम पर ही चंद्रगिरी पहाड़ी हो जाती है, वहां पर फिर वो अपने प्राण, चंद्रगुप्त जो है जैनिज्म को फॉलो करते करते त्याग देता है। अपने जीवन के अंत तक चंद्रगिरी पहाड़ियों पे साउथ में रहता है वो, भद्रबाहु के साथ। ठीक है, अब चाणक्य की जब हम बात करते हैं
तो बेसिकली चाणक्य गुरु तो था ही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी था। प्राइम मिनिस्टर चंद्रगुप्त मौर्य का था, और प्राइम मिनिस्टर चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद कुछ समय तक बिंदुसार का भी रहता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार फैक्ट याद करिए, नोट करिए। अब बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, जिसका काल आता है 298 से लेके 273 बीसी तक। ठीक है, अब बिंदुसार को ग्रीक लोग क्या कहते थे, क्योंकि ग्रीक लोग, देखो आप भारत के अंदर एंट्री तो हो ही चुकी है, तो ग्रीक लोग भी अपनी किताबों में जो उस समय के राजा हुआ करते थे उनको अपने नाम से बुलाया करते थे। तो ग्रीक्स ने इनको नाम दिया था अमृतघट। अमृतघट, अमृतघट का मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज, जो कि अपने एनिमीज को मार देता है, काट देता है, उसको कहते हैं अमृतघटा। तो अमृतघटा किसको कहते थे, ये सवाल आएगा, बिंदुसार को कहते थे। अमृतघटा किसको कहा करते थे, बिंदुसार को कहा करते थे। जब बिंदुसार की बात हो रही है तो बिंबिसार से कंफ्यूज मत करना, बिंबिसार वो हरियंका वाला था, ये मौर्यन वाला बिंदुसार है, ये अमृतघट है। ठीक है, आगे चलिए, अब बात करते हैं अशोक की। बिंदुसार के बाद राजा बनता है अशोक। कहते हैं कि बिंदुसार अशोक को राजा बनाना नहीं चाहता था। बिंदुसार के कई बेटे थे, उनमें से उनका जो फेवरेट बेटा था उनको वो राजा बनाना चाहते थे, लेकिन सबसे सक्षम जो व्यक्ति था वो अशोक था, जो कि तक्षशिला में भी गवर्नर रहा था, उज्जैन में भी गवर्नर रहा था, और पूरी आर्मी में मतलब विक्टोरियस रहता था मगध की आर्मी के अंदर एज अ गवर्नर। तो अशोक ने रिवोल्ट करा। अशोक ने क्या करा कि सिंहासन को छीना, और छीन करके वो राजा बनता है। बिंदुसार अशोक को राजा नहीं बनाना चाहता था। अशोक अपने भाइयों को मार करके, अपने भाइयों से लड़ करके गद्दी को प्राप्त करता है और गद्दी पे आसीन होता है। तो ये कहानी थी अशोक की। जान करके आपको हैरानी होगी कि अशोक का असली नाम, कई लोग बोलते हैं कि भाई ये है, देव नाम पियादासी। ठीक है, ये तो एक मास की इंस्क्रिप्शन है जिसके अंदर उसका नाम जो है अशोक देखने को मिलता है, वरना उसके इंस्क्रिप्शंस में हर जगह उसका नाम देव नाम पियादासी के नाम से मिलता है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई अशोक के काल में वो क्या होती है, कलिंग का युद्ध 261 बीसी में होता है। कलिंग यानी मॉडर्न डे उड़ीसा, और वहां पे कौन से राजा हैं, खारवेला राजा होते हैं। ठीक है, तो उनसे युद्ध करता है कलिंग के साथ, और उस कलिंग युद्ध के अंदर कहते हैं लाखों की संख्या में मारकाट मचती है और काफ़ी सैनिक घायल होते हैं, मर जाते हैं। ये सब चीज़ें जब अशोक देखता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है, उसको लगता है मेरे से कुछ पाप हो गया। शांति पाने के लिए वो बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेता है, और बुद्धिज्म जब ज्वाइन करता है तो फिर बुद्ध धर्म को आगे फैलाता है। तो पहली चीज़ तो ये, इस युद्ध के बाद अशोक क्या करता है, बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेता है। और किसके मार्गदर्शन में करता है, तो नाम याद रख लो आप, उपगुप्त। उपगुप्त के मार्गदर्शन में बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेता है। उपगुप्त के मार्गदर्शन में बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, बुद्धिज्म ज्वाइन करने के बाद क्या करता है, धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज करवाता है। अब ये शांति प्रिय राजा हो चुका है। अब ये वॉरफेयर से वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है अपने। दो तरह के स्टेट होते हैं, एक तो वॉरफेयर जो कि दूसरे की टेरिटरी को जीतते ही रहते हैं, अपनी सेना को भेजा, इसको हराया, उसको हराया, और टेरिटरी का एक्सपांशन करते रहे, इसको कहते हैं वॉरफेयर स्टेट। एक होता है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर का मतलब है कि भैया टेरिटरी जीतना कोई एम नहीं है, जो भी आपके अधीन जनता है उनका वेलफेयर होना चाहिए, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसको कहते हैं वेलफेयर स्टेट। तो कहते हैं कि इस युद्ध के बाद जब बुद्धिज्म ज्वाइन कर लेता है अशोक, तो अपने स्टेट को वॉरफेयर से वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, कल्याणकारी राज्य बनाने की कोशिश करता है, जनता की भलाई के लिए कार्य करना शुरू करता है। तो क्या करता है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करवाता है, कहां, पाटलिपुत्र के अंदर।
250 BC के अंदर। ये अपन ने पढ़ भी लिया था, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया कलिंग वॉर क्या टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। क्या क्या करता है वो, जब बुद्ध धर्म ज्वाइन कर लेता है तो कुछ तो 2-3 काम करता है, जैसे कि धर्म फैलाने के लिए, यानी ये जो बुद्ध धर्म है उसका बेसिकली वो बुद्ध धर्म नहीं, एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी जो टीचिंग्स हैं, जो कि ह्यूमैनिटी की टीचिंग्स हैं, उनको फैलाने के लिए धर्म महामंत्रास नियुक्त करता है, यानी कि ऑफिसर्स नियुक्त करता है। फिर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है, स्तंभ बनवाता है, स्तूपास बनवाता है, और उन स्तंभ पर, रॉक्स पर लिखवाता है कि धर्म क्या है, आदमी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। नीति के पाठ पढ़ाता है। तो इन सब को कहते हैं धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो क्या क्या बनवाता है, अशोक स्तंभ जो बना हुआ है, ये तो एक की फैक्ट है कि अशोक स्तंभ जो सारनाथ पे है, उसको भारत ने, जब भारत आज़ाद हुआ तो नेशनल एम्बलम के रूप में अडॉप्ट कर लिया। आप वो अशोक स्तंभ देखते हो, कई जो डिग्निटरीज होते हैं उनके ऑफिस में पीछे लगे हुए रहते हैं, कई जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनके कंधों पर नेशनल एम्बलम्स लगे हुए रहते हैं। वो बेसिकली क्या है, सारनाथ का स्तंभ है जो कि अशोक का स्तंभ है, और उसको भारत सरकार ने अडॉप्ट कर रखा है। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि अशोक का जो स्तंभ है जो कि सारनाथ पे मिला था, उसको अडॉप्ट कर रखा है एज अ नेशनल एम्बलम ऑफ द इंडिया। एक तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि ये और क्या क्या चीज़ बनवाता है अशोक एक तो सांची का स्तूप बनवाता है, जो फेमस सांची का स्तूप है वो इनिशियली अशोक द्वारा बनवाया गया था। बाद में उसके जो तोरण द्वार वगैरह और मॉडर्नाइज जो उसको ब्यूटीफाई करा जाता है वो बाद में सुंगा डायनेस्टी द्वारा करा जाता है, लेकिन इनिशियली सांची का स्तूप अशोका ने बनवाया था। और अशोक क्या क्या बनवाता है, धामे की स्तूपा बनाता है सारनाथ में, धामे की स्तूपा बनाता है सारनाथ में। बारहत का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है वो भी यही बनवाता है, और महाबोधि टेम्पल बिहार के अंदर अशोका बनवाता है। तो ये उसके कुछ वर्क्स हैं, एक बार नोट करिए। अब मैंने बताया कि अशोक बेसिकली इसको धम्म बोला करता था। धम्म यानी ये धर्म नहीं है, ये धम्म है, इट्स नॉट धर्म, इट्स धम्म। और ये जो धम्म है ये कोई रिलीजियस चीजें नहीं है, इसका जो अशोक का धम्म है इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, ध्यान रखिएगा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, जैसे कि दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, गुरुओं का, माता पिता का आदर करना चाहिए, पशु पक्षी इन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, नेचर का आपको वो करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, इनको धम्म बोला जाता है। तो अशोक ने इस धम्म का प्रचार प्रसार करा। उसमें यह भी लिखा कि राजा के कर्तव्य क्या है, राजा जो है वो अपनी प्रजा को पुत्र की तरह मानता है, और प्रजा जो है वो राजा की क्या है, बच्चों की तरह होती है, जिसका ध्यान राजा को रखना चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ, ठीक है। ये अशोक ने फैलाना शुरू करा। और कहाँ से फैलाना शुरू करा, ये सारी चीज़ उसने कहाँ लिख दी, अपने स्तंभों में लिख दी, अशोक स्तंभ में लिख दी, है ना। तो ध्यान रखना। अंडर अशोक द एम्पायर रीच्ड इट्स जीनत। कहते हैं कि जब कलिंग वॉर लड़ी थी उससे पहले वो इतनी वॉर्स लड़ चुका था कि लगभग मौर्यन एम्पायर को पूरे भारत में फैला चुका था। सिर्फ साउथ के कुछ जो डायनेस्टीज थी, चोला, चेरा और पांड्या, वो मौर्य एम्पायर में नहीं थी, बाकी सब कुछ मौर्य एम्पायर के अंदर हुआ करता था। लास्ट में उसने कलिंग वॉर लड़ी और फिर समझ में आ गया कि मैंने बहुत मारकाट मचा दी, और फिर उसने वॉर वहाँ रोक दी, लेकिन उससे पहले सब कुछ जीत चुका था वो, ठीक है। ठीक है, हाँ, एक ये चीज कि क्या अशोक कभी लुम्बिनी भी गया था? हाँ, अशोक लुम्बिनी भी गया था, क्योंकि उसने धर्म यात्रा टूर के अंदर, सेकंड जो धर्म यात्रा निकली थी उसके अंदर वो लुम्बिनी भी गया था। उसने धर्म महामंत्रास अपॉइंट करे थे टू प्रोपगेट धम्म को प्रोपगेट करने के लिए उसने ये अपॉइंट करे थे। लास्ट मौर्यन किंग वॉज बृहद्रथ, ये ध्यान रखना। और इसको उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र सुंगा, वो मार देता है बृहद्रथ को।
पुष्यमित्र सुंगा बृहदत्त को मार देता है और वहां से शुरुआत होती है सुंगा डायनेस्टी की। तो पुष्यमित्र सुंगा जो है फाउंडेड द सुंगा डायनेस्टी, जो कि अब मौर्य डायनेस्टी के बाद में आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है अशोक के तुरंत बाद पुष्यमित्र सुंगा आ गया, अशोक के बाद तो कई पीढ़ी और चली थी, अशोक के बाद कई पीढ़ी और चलती हैं। लास्ट राजा बनता है बृहद्रथ और बृहदत्त को मार देता है पुष्यमित्र सुंगा, जो कि सुंगा डायनेस्टी बनाता है। ठीक है, एक बार नोट करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे सुंगा डायनेस्टी की, जो कि 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक जा रहा है। अब देखो एडी और बीसी मैंने आपको पढ़ाया था, अपन धीरे धीरे 0 बीसी की तरफ जा रहे हैं और फिर 0 बीसी के बाद यहाँ एडी की तरफ अपन चलेंगे। तो 0 बीसी तक आ रहे हो, काफ़ी एक बड़ी चीज़ आप पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक सुंगा डायनेस्टी है। इसकी कैपिटल भी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, लेकिन लेटर ऑन इसको विदिशा बना देते हैं। विदिशा वॉज द कैपिटल ऑफ द सुंगास। सो ये पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र कैपिटल बनाई ओडियन ने, जो कि अजातशत्रु का बेटा था, और जो ये विदिशा है वो कैपिटल किसने बनाई? लेटर सुंगास ने बनाई। इनिशियली तो पाटलिपुत्र ही थी, लेटर सुंगास ने विदिशा कैपिटल बनाई थी। सुंगा डायनेस्टी में क्या क्या होता है? पतंजलि का नाम सुना होगा आपने। ये जो पतंजलि हैं ये ग्रामेरियन थे, संस्कृत के ग्रामर के आचार्य थे। वो पुष्यमित्र सुंगा के काल में थे, पुष्यमित्र द्वारा पेट्रोनाइज करा जाता था, पुष्यमित्र के कोर्ट में थे, एक तरीके से ये बोल सकते हैं पतंजलि। तो ये ध्यान रखना, पी से पतंजलि, पी से पुष्यमित्रा। ठीक है, और पतंजलि कोई ये ग्रामर वाले पतंजलि हैं, संस्कृत के ग्रामर जानते थे। ठीक है, फिर द लास्ट सुंगा रूलर वॉज देवभूति। ही वॉज ऑल्सो मर्डर्ड बाय वासुदेव कानव, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। पुष्यमित्र सुंगा ने मारा था लास्ट मौर्य किंग को, तो पुष्यमित्र सुंगा के जो पीढ़ियां थी उनके आखिरी राजा को मार देते हैं वासुदेव कानव, और एक नया वंश बन जाता है जिसको कहते हैं कानव डायनेस्टी। 73 बीसी से 28 बीसी तक लगभग 50 साल तक राज कौन करता है? कानव डायनेस्टी। और अपने को बस यही याद रखना है कि वासुदेव वॉज द फाउंडर ऑफ द कानव डायनेस्टी। ठीक है, तो इसको आप एक बार नोट करो, ध्यान दो। अब अपन बात करेंगे सातवाहनों की। सातवाहनों की बात करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि ये जो भारत दी देन भारत हुआ करता था, ये जो दी देन भारत हुआ करता था उसमें एक राज तो हुआ करता था नॉर्थ इंडिया का, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब ये जो राज हुआ करता था ये मगध यहां पर है, तो मगध के इन्फ्लुएंस में चलता था पूरा। ठीक है, और अशोक के टाइम पे तो यहां तक पूरा राज मगध का था। धीरे धीरे जब राजा शांत होने लग गया, जैसे अशोक थे, अशोक के बाद के जितने भी सक्सेसर्स हुआ करते थे वो वॉरफेयर में ज़्यादा अच्छे होते नहीं थे, प्लस अशोक की भी नीति थी कि भाई मेरे को लड़ना नहीं है, तो नीचे के जो स्टेट्स थे वो इंडिपेंडेंट होने लग गए और एम्पायर से अलग होने लग गए। ठीक है, फिर पुष्यमित्र सुंगा आया, तो सुंगा ने भी कुछ वॉर्स जीती, लेकिन उतनी वॉर्स वो नहीं कर पाया कि वो अपने एम्पायर को एक्सपांशन करके साउथ तक ले जाता। इसलिए ये वाला जो एरिया था यहाँ पर एक नया सेंटर बनने लग गया पावर का, और यहाँ पे एक नए राजा आ गए जिनको कहते हैं सातवाहनास, सातवाहना डायनेस्टी। ठीक है, इस एरिया के अंदर, ये जो एरिया मैंने बता दिया, दिस एरिया के अंदर। अब आप बोलोगे साहब बात चल रही मगध की, आप सातवाहन पे क्यों आ गए? क्योंकि इनके टाइम उस काल के अंदर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा था, अब जो हो रहा था इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो रहा था, इसलिए अब सातवाहनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो सातवाहनों के बारे में चर्चा करेंगे। ये एरिया मैंने आपको बता दिया, इनका जो फाउंडर था उसका नाम था सिमुका, याद कर लो, एस से सातवाहन, एस से सिमुका। इनका फाउंडर कौन है? सिमुका है। अच्छा, इनका
जो सबसे फेमस राजा हुआ करता था वो था गौतमी पुत्र सताकर्णी। ये याद रखना, ये कई सवालों पूछा। गौतमी पुत्र सताकर्णी वॉज रिलेटेड टू विच डायनेसिटी? सातवाहन डायनेसिटी। इसका कार्यकाल क्या था? 106 से लेके 130 एडी, या जो भी है, मतलब यूं मान लो कि 106 एडी से लेके 130 एडी, तकरीबन 24 साल तक ये गौतमी पुत्र सताकर्णी रहा। और ही डिफीटेड साकाज, यवनाज, पार्थियंस। अब ये क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। ये वाला जो एरिया है ना, इधर एक अलग किंगडम एस्टेब्लिश हो गया था, इधर एक अलग किंगडम एस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन राजा बने थे? यहां साकास थे, यहां पार्थियंस थे, ठीक है। और ठीक है ना, साकाज और पार्थियंस, इनका राज यहां पे चल रहा था। इनको भी सातवाहनों में से गौतमी पुत्र सताकर्णी ने इनको हराया था। ये जो हमको साक्ष्य मिले हैं हिस्टोरिकली, उनसे पता चलता है, ठीक है। तो सातवाहनास वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ साकाज एंड पार्थियंस, एंड सातवाहनों में सबसे बड़ा राजा गौतमी पुत्र सताकर्णी होता है, वो साकाज और पार्थियंस को हराता है, ठीक है। तो एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो सातवाहन हो गए अपने पूरे, ठीक है। अब बात करेंगे अपन संगम डायनेस्टी के बारे में। लेकिन संगम डायनेस्टी में बारे में बात करने से पहले अपन अगले लेक्चर में ले संगम डायनेस्टी को, ज़्यादा अच्छा है। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, जो कुछ भी अपन ने पढ़ा है, देखते हैं आपको कितना याद है। चलिए, क्वेश्चन। अटेम्प्ट करो। अंडर हुज गाइडेंस अशोका ज्वाइंड बुद्धिज्म? भद्रबाहु, स्थूल भद्र, महेंद्रा, उपगुप्ता। एलिमिनेट करो। भद्रबाहु, स्थूल भद्र तो जैनिज्म से रिलेटेड है, तो ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। महेंद्र नाम की कोई चीज अपन ने पढ़ी नहीं। वैसे महेंद्रा जो था वो बेटा था किसका? अशोक का। ऑप्शन 4 उपगुप्त, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, और आपके CUET के एग्जाम के अंदर ये आया हुआ सवाल भी है। उपगुप्त वॉज द राइट आंसर, ठीक है। चलो दूसरा सवाल। Who wrote famous book Indica? काल अशोक, वासुमित्र, अश्वघोष एंड मेगास्थीन्स। अब देखो मेगास्थीन्स जो है ना, इसकी स्पेलिंग बड़ी जटिल है। आप बोलने में जैसे आप कर सकते हो मेगास्थीन्स, मेगास्थीन्स, मैगी याद कर लो, मैगी याद कर लो। ऑप्शन ये नहीं है कि भाई अपन PhD करेंगे। ऑप्शन ये है कि CUET के पेपर के अंदर अगर ऐसे सवाल आए तो हम एलिमिनेट करके सही जवाब तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो हु रोट फेमस बुक इंडिका, मैंने आपको बताया था।
काल अशोक नहीं है, वासुमित्र नहीं है, अश्वघोष नहीं है, मेगस्थीन्स है, मेगस्थीन्स है। ठीक है, चलो तीसरा सवाल। बताओ, हु रोट अर्थशास्त्र? ये सब मौर्यन एम्पायर के बारे में चर्चा, मतलब मौर्यन एम्पायर जो अपन ने पढ़ा था, मगध किंगडम जो अपन ने पढ़ रहे हैं, उनसे रिलेटेड ही है। तो हु रोट अर्थशास्त्र? चंद्रगुप्त मौर्य, अश्वघोष, विष्णुगुप्त, नन ऑफ द अबव। अब इस तरह के जब सवाल आएंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो अर्थशास्त्र है वो तो किसने लिखा है? कौटिल्य ने। और कौटिल्य का यहां पर नाम ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? नन ऑफ द अबव। लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कौटिल्य का ही असली नाम क्या था? विष्णुगुप्त चाणक्य। और विष्णुगुप्त यहां ऑप्शन दे रखा है, तो आंसर क्या है? विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके सवाल आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो जो कुछ भी पढ़ाया गया उनके पॉइंट वाइज आप बार बार 2-3 बार रिवाइज करिए, तो आपके ऑप्शन सही होने लग जाएंगे। ठीक है, अपने अगले लेक्चर में अपन संगम डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि साउथ इंडिया की डायनेस्टीज थी। थैंक यू वेरी मच।